और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। 12 से ये बड़ी खबर है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। 3 गुमटियों में आग लग गई। मेला मैदान में ये गुमटियां स्थित थी जहां पर आग लग गई। गुमटियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो 12 से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आग ने हाहाकार मचा दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 3 गुमटियों को अपनी चपेट में ले लिया। और जब स्थिति बिगड़ गई तो वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन इस पूरे आग में जो नुकसान हुआ वो ज्यादा बताया जा रहा है। काफी नुकसान जो गुमटी के मालिक थे उनको इस आग के बाद हुआ है। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। गांगलियावास गांव की ढाणी में आग लग गई। आग लगने से 65 बकरियों की जलने से मौत हो गई। आग बुझाने के प्रयास में मां बेटी भी झुलस गई। घर का सामान भी जलकर राख हो गया। तो पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दौसा से ये तस्वीरें हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। एक और बड़ी खबर जयपुर से जहां पर बदमाश बेखौफ हैं। चोमो हाउस सर्किल पर बैंक के बाहर लूट हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 15 लाख रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बैंक कर्मी की स्कूटी लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए और फायरिंग की भी सूचना मिल रही है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और आपको खबर बता दें, चोमो हाउस सर्किल पर बैंक के बाहर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश कितने बेखौफ हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। बैंक के बाहर बदमाश लूट करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम अधिकारी भी पहुंचे हैं और जो बदमाश मौके से फरार हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बैंक में जब सुरक्षा व्यवस्था होती है, वहां पर सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद बैंक के बाहर इस तरीके से बदमाश बिल्कुल बेखौफ कैसे हो सकते हैं? कैसे इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं? पुलिस के हाथ अभी भी क्यों खाली हैं? ये तमाम अहम सवाल है जो न्यूज़ 18 राजस्थान उठाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर में बदमाश बेखौफ हैं और राजधानी का ये हाल है जहां पर सुरक्षा सबसे अच्छी मानी जाती है। राजधानी में सबसे ज्यादा पुलिस तैनात है। इसके बावजूद भी राजधानी जयपुर से इस तरीके की वारदात सामने आई है जहां पर बैंक के बाहर बदमाश पहुंचते हैं और बड़े आराम से 15 लाख रुपए की लूट करते हैं और बैंक कर्मी का स्कूटी लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, जांच कर रही है कि वो बदमाश कौन थे और कहां गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बदमाश मौके से फरार हुए हैं उनको पकड़ लिया जाए। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये वही बैंक है जहां के बाहर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि फायरिंग की भी सूचना मिल रही है। तो जो बदमाश थे वो अपने साथ पिस्टल भी रखे हुए थे। तो फायरिंग की भी सूचना मिल रही है और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि आखिर बदमाश इस तरीके से बेखौफ कैसे हो सकते हैं? उन्हें पुलिस और खाकी का खौफ आखिर क्यों नहीं है? तो करीब 15 लाख रुपए की यहाँ पर लूट हुई है। सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी? प्रियंका, ये जो मामला है चोमो हाउस का मामला है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है और यहीं पर सुबह करीब 10 बजे जब बैंक खुला तभी 2 बदमाश यहाँ पर घुसते हैं। उन्होंने रिवॉल्वर की नोक पर बदमाशों ने बैंक कर्मियों को और वहाँ जो स्टाफ था उन सभी को कमरों में बंद कर दिया, जिसके बाद बदमाश वहां से करीब 15 लाख रुपए ले गए। इसी के अलावा यहीं पर एक कस्टमर था जो कि रुपए जमा कराने के लिए आया था, उससे भी बदमाशों ने 1500 रुपए और उसके चेक छीन करके भाग निकले। जी विष्णु, क्या बैंक के अंदर भी लूट हुई है? जी मैम, बैंक के अंदर ही ये लूट की वारदात हुई है।
जी विष्णु, क्या पुलिस मौके पर पहुंची है? कोई सुराग लग पाया है? फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जयपुर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लामा यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। विधायकपुरी थाना प्रभारी राजेश गौतम यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा एसीपी सोडाला भोपाल सिंह भाटी मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ काफी भीड़ नजर आ रही है और जो बैंक कर्मी है उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। जी और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। झालावाड़ से खबर है जहां पर चाकूबाजी की वारदात हुई। मामले विवाद में चाकूबाजी हुई। मेडिकल कॉलेज के कैंटीन में झगड़ा हुआ। कैंटीन संचालक और मैनेजर के बीच चाकूबाजी हुई। झगड़े में घायल दोनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और रुक करेंगे एक और बड़ी और अहम खबर का। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बैठक का आयोजन किया गया है। विधानसभा सत्र की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। सत्र में कई मुद्दे उठाए जाने वाले हैं। कई विषयों पर चर्चा संभव है। तो नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में ये मंथन चल रहा है। एक दबाव और मान लें और मामला सीबीआई को सौंप दें। निश्चित तौर पर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों की परीक्षा केंद्र एक थे। दोनों के अंदर परीक्षा में प्रिंटिंग प्रेस पेपर छापने वाली एक थी। दोनों को के आयोजक एक थे। तो इतना कितना ईमानदार चोर होगा जो रीट लेवल फर्स्ट के पेपर को छोड़ता है, रीट लेवल सेकंड के पेपर को चुनता है। मैं समझता हूँ ये कुछ लोगों को बचाने की साजिश है। पूरी रद्द करनी है तो पूरी परीक्षा रद्द करनी है। देखिए, रीट की परीक्षा जिस तरीके से प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को इस परीक्षा के अंदर लगाया गया, तो इसके लगता है कि एक साजिश के तहत, ये रणनीति के तहत इन्होंने पहले ही तय कर लिया था। और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जी आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप भी गंभीर आरोप हैं। वो आरोप साधारण आरोप नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन राजनीति में देने वाला व्यक्ति इस तरीके से आरोप जो लगा रहा है वो सोच समझ के लगा रहा है, प्रमाणों के आधार पर लगा रहा है। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धल सीधे जुड़ चुके हैं। उनके पास चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। बाबूलाल, विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ शामिल है फिलहाल बैठक में? जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक का हिस्सा हैं। वो बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं विधानसभा के भीतर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस बैठक में। अधिकांश विधायक बैठक में पहुंच चुके हैं। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र खासा हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के फैसलों को लेकर, और जो राजस्थान में घटनाएं हो रही है उनको लेकर विपक्ष के तेवर हैं वो बहुत ही उग्र हैं। उन्हीं तेवरों की जो झलक है इस बार के विधानसभा सत्र में दिखाई पड़ेगी। और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए आज रणनीति बनाई जा रही है। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो बैठ करके और इस बात पर एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए और सरकार को की सदन में जो है मुश्किलें बढ़ाई जाए। तो फिलहाल जो बैठक शुरू हो गई है और सबसे बड़ा फोकस जो है वो रीट परीक्षा को लेकर है बीजेपी का। उनको लगता है कि युवा जो वर्ग है उसके ऊपर कुठाराघात हुआ। रीट लेवल 2 की परीक्षा सरकार ने भले ही रद्द कर दी है, लेकिन इसको लेकर के भी अभी प्रदेश के जो युवा हैं वो नाराज़ है। उन्हें लगता है कि जो पास हो गए थे, जिनको अच्छे मार्क्स मिले थे, उनको ये लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और जो प्रकरण हुआ था रीट पेपर के लीक होने का, तो उसको लेकर बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग का जो मुद्दा है बीजेपी सत्र में भी उठाएगी और सत्र के बाहर भी उठाएगी। आज जब बैठक खत्म हो जाएगी विधायक दल की, उसके बाद में तमाम नेता गांधी सर्किल पे जाएंगे और वहाँ पर धरना चल रहा है बीजेपी का, उसमें वो शामिल होंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि उसे जो रीट का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफ़ी का मामला है, किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, कई जगहों पर कुर्क होने की खबरें आ रही हैं। तो उसको लेकर के भी बीजेपी इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगी। और इसके साथ ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिन पहले बूंदी ज़िले में उनकी कार पर जो
पथराव की घटना हुई उसको लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरेगी और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए सरकार जो है एक फुल टाइम गृह मंत्री बनाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इस मसले को लेकर के बीजेपी हमेशा जो है वो आक्रामक रुख अख्तियार करती रही है और इस बार भी यही लगता है कि इन मुद्दों की गूंज विधानसभा में सुनाई देगी। बेरोजगारों का मुद्दा भी विधानसभा में इस बार जोर शोर से उठेगा क्योंकि बेरोजगारी का जो भत्ता है वो ज्यादा युवाओं को मिल नहीं रहा। तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा की जाएगी और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी, तो इसे लेकर कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां हो रही होंगी। क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? जी देखिए, सत्ता पक्ष कोई मौका नहीं देगा विपक्ष को क्योंकि चिंतन शिविर चल रहा है 2 दिन से कांग्रेस पार्टी का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिदायतें दे रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, करारा जवाब देना है। तो उसको लेकर के रणनीति उनकी बन रही है और जब विपक्ष हमलावर होगा सरकार के ऊपर तो सत्ता पक्ष का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो भी ज़बरदस्त और आक्रामक रहने वाला है। उनकी ओर से भी तैयारी पूरी है। मौका नहीं देंगे इस बार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, क्योंकि विधानसभा में अगर सरकार घिरती है तो उसका मैसेज जनता तक जाता है और जनता को लगता है कि सरकार बैकफुट पर है क्योंकि वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम नहीं कर पा रही। तो सरकार ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जो भी हमले किए जाएंगे उनका जो है करारा जवाब विपक्ष को देने की कोशिश होगी। तो पूरी तैयारी है दोनों तरफ से। कल जब सत्र होगा तो हंगामा खूब बरपने की पूरी संभावना है इस सत्र में। जी बिल्कुल बाबूलाल, तैयारियां दोनों तरफ से हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब सत्र होता है तो कितना हंगामेदार होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। आज विधायकों का ओपन संवाद होगा। चिंतन शिविर में विधायकों का ओपन सत्र होगा। विधायक इस दौरान अपनी बात रखेंगे। सीएम अजय माकन डोटासरा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कल 12 जिलों से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीडबैक लिया है। डिजिटल सदस्यता अभियान पर प्रशिक्षण दिया गया। अभियान के तहत 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट भी रखा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज विधायकों का ओपन संवाद होना है। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। इसके बाद ओपन संवाद किया जाएगा। चिंतन शिविर में विधायकों का ओपन सत्र रखा गया है। तो विधायक इस दौरान अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे। उन्हें क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं, ये सभी बात विधायक मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कल 12 जिलों से फीडबैक लिया गया जिस पर आज चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो डिजिटल सदस्यता अभियान पर भी जोर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, आज कांग्रेस ओपन संवाद करेगी। संवाद में क्या कुछ शामिल रहेगा, क्या कुछ खास होगा? अब बिल्कुल देखिए, आखिरी दिन आज है और कुछ ही देर में आज अभी ओपन सत्र की शुरुआत होगी। आज केवल ओपन सत्र इस चिंतन बैठक के तहत होना है। कल पूरे दिन जो है बैठकों का सिलसिला चला जिसमें संगठन और सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। आज जो ओपन सत्र होने वाला है, इस ओपन सत्र में भी किस तरीके से कामकाज को और बेहतर किया जा सकता है, इस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। विधायक जो है वो अपनी बात सीधे तौर पर रख सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात को होटल में ही रुके, अभी वो होटल में ही मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वो जो है वो संवाद करेंगे विधायकों के साथ में, तो विधायक अपनी बात जो है रख पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कल से बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है विधानसभा का। तो इस बजट सत्र में किस तरीके से विपक्ष के हमलों का पुरजोर तरीके से जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया जाना है, इस पर चर्चा होगी। कल भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और ये निर्देश दिए गए हैं कि सबको जो है एकजुट होकर जवाब सदन के अंदर देना है। विपक्ष को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अब देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा था सदन में वो रीट का मुद्दा था और रीट लेवल 2 की परीक्षा अब निरस्त की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कल इसकी घोषणा कर दी। तो एक मुद्दा जिसकी मांग की जा रही थी वो मुद्दा खत्म हो गया है। तो अब कांग्रेस के पास एक मौका है कि आक्रामक तरीके से जो है वो भाजपा को जवाब दिया जाए। अभी कुछ देर पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ आए, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि सदन में विपक्ष जो है वो घेर नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार के जिस तरह के कामकाज है इसके साथ ही
केंद्र सरकार की जिस तरह की नाकामियां हैं, तो उसे लेकर सत्ता पक्ष भी, अगर विपक्ष हमलावर होता है तो सत्ता पक्ष भी जो है वो हमलावर नजर आएगा। विपक्ष को जो है करारा जवाब दिया जाएगा एकजुटता के साथ। तो आज जो चिंतन शिविर का आखिरी दिन है, अभी ओपन सत्र होगा और इसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सत्ता से जुड़े हुए मुद्दे, साथ ही संगठन से जुड़े हुए मुद्दे। संगठन से जुड़े हुए मुद्दों की अगर बात की जाए तो डिजिटल सदस्यता अभियान सबसे बड़ा कार्यक्रम अभी कांग्रेस लेकर चल रही है। जी दिनेश, इसी को लेकर सवाल पूछना चाहूंगी कि चलिए कल बजट पेश होना है तो इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट भी रखा गया है, तो क्या आगामी चुनाव को लेकर भी ये तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए ये तैयारी दो तरीके से है। एक मिशन 2023 को पूरा करने के लिए, साथ ही कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के लिए। मिशन 2023 की तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। 50 लाख सदस्य बनाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो है वो धरातल पर जो है बूथ लेवल तक जो है वो कांग्रेस मजबूत होगी। इसके साथ ही क्योंकि संगठनात्मक चुनाव है, सितंबर में कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है, उसके तहत ये प्रक्रिया है। सबसे पहला चरण जो है वो सदस्यता अभियान है। इसके बाद चुनाव जो है वो निचले स्तर से शुरू होंगे। ब्लॉक स्तर के चुनाव होंगे, जिला स्तर के चुनाव होंगे, प्रदेश स्तर के चुनाव होंगे। और उसके बाद देखिए एक अपडेट मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। अभी जो बैठक है चिंतन शिविर के तहत, वो बैठक जो है वो शुरू हो गई है। दर्शकों को हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है और अभी जो है ओपन सेशन जो आज होना था उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें मौजूद है और विधायकों के साथ जो है वो संवाद किया जा रहा है। तो अभी जस्ट जो है ये बैठक शुरू हुई है और तकरीबन 1 घंटा ये बैठक चलेगी, क्योंकि अजय माकन को निकलना है दिल्ली के लिए। दोपहर 2:20 की उनकी फ्लाइट है, तो तकरीबन 12:30 बजे के आसपास अजय माकन यहाँ से निकल जाएंगे और उसी के साथ ये जो चिंतन शिविर है इसका समापन हो जाएगा और विधायक भी अपने अपने घर पहुंचेंगे और कल से जो है वो सदन में विधायक पहुंचेंगे। मैं बात कर रहा था संगठनात्मक चुनाव को लेकर, तो चरणबद्ध रूप से जो है वो अभियान चलना है, चुनाव होने हैं कांग्रेस के संगठनात्मक, और उसी प्रक्रिया के तहत सितंबर में कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है। 1992 के बाद, यानी 3 दशक के बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। तो कांग्रेस को मजबूत बनाने की जो है वो कवायद, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि संगठन जो है वो किस तरीके से जमीनी स्तर पर मजबूत हो। तो डिजिटल सदस्यता अभियान इस बैठक का एक प्रमुख मुद्दा है। 50 लाख सदस्य बनाए जाने हैं, सबको अलग अलग टारगेट जो है वो दिए जा रहे हैं। विधायकों की किस तरह की उसमें भागीदारी रहेगी उसे लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही सरकार के मुद्दों की अगर बात करें तो देखिए, सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की, जो जन घोषणा पत्र में वादे थे वो सरकार जो है पूरे कर रही है। बजट के वादे जो है वो तकरीबन 90% पूरे हो चुके। जन घोषणा पत्र के वादे जो है वो भी काफी हद तक पूरे हो चुके। अभी भी 2 साल का वक्त बाकी है। अब सरकार ये चाहती है कि ये जो काम सरकार ने किए हैं उसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। कल भी देखिए, कल जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने नाराजगी इस बात को लेकर जाहिर की थी कि विधायकों ने अभी तक बुकलेट तक नहीं छपवाई। विधायकों ने अपने क्षेत्र में जो कामकाज किए, इसके साथ ही सरकार की ओर से जो काम विधायकों के क्षेत्र में करवाए गए, उनकी जो है बुकलेट प्रकाशित करवाकर। बिल्कुल दिनेश, तो वे तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा संभव है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सदस्यों का राष्ट्रपति के भाषण पर अपने विचार रखने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने योग का विरोध किया, मजाक बनाया, फिट इंडिया का विरोध किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस को क्या हो गया है, समझ नहीं आता, इतने सारे राज्य कांग्रेस को घुसने भी नहीं दे रहे। इनके कार्यक्रमों से ऐसा लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है 100 साल तक सत्ता में नहीं आना।
पीएम ने उत्तराखंड के मतदाताओं से कहा, इन्होंने कांग्रेस ने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अच्छा नहीं करना चाहते। यूपी की एक जन चौपाल को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, किसानों और पश्चिमी यूपी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछिएगा जब उनकी सरकार थी तब वो आपके गांव में कितनी बिजली देते थे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर फायरिंग मामले पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया। असम राइफल्स की फुंद्रेई बटालियन ने मणिपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर काकचिंग में केवाईकेएल समूह के एक विद्रोही को पकड़ा। उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा, देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखें तो हर कोई अपना बेटा अपना परिवार लेकर चल रहा है। विचार के साथ समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है। लता मंगेशकर के भतीजे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आज दोनों मुख्य पार्टियां सड़कों पर उतरेगी। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। जयपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस सतीश पूनिया के बयान पर विरोध जताएगी, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर के गांधी सर्किल पर बीजेपी रीट लीक्स मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगी। और लता दी को रेलवे प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। रेलवे लता मंगेशकर को अनूठी श्रद्धांजलि देगा। जयपुर रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गीत बजेगा। रेलवे के इतिहास में इस तरह की पहली श्रद्धांजलि होगी। तो स्टेशन पर ए मेरे वतन के लोगों गीत बजेगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने अनूठा तरीका अपनाया है। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब जयपुर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर लता की आवाज में गाया गाना गूंजेगा। ए मेरे वतन के लोगों को बजाया जा रहा है इस वक्त रेलवे स्टेशन पर। इतिहास में रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट के जरिए केवल रेलों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा पहली बार है कि लता का गाना बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी महेश जुड़ चुके हैं। महेश, रेलवे की ओर से लता जी को श्रद्धांजलि दी गई है, किस तरीके से श्रद्धांजलि को देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जिस तरह से निधन हुआ है, उसके बाद से पूरा देश जो है वो शोक की लहर में डूबा हुआ है। हर कोई अपने अनुसार जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, स्वरांजलि दे रहा है। NWR जो रेलवे है उसने यहाँ पर एक नई पहल की है और उस नई पहल में उन्होंने जयपुर के जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर यहाँ पर उन्हें स्वरांजलि देते हुए उनका जो गीत है वो लगातार यहाँ पर बजाया जा रहा है। अनाउंसमेंट में जो ये गीत है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है। ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत काफ़ी उनका लोकप्रिय हुआ था और इस गीत को लेकर के जो है एक परिकल्पना यहाँ पर रेलवे की रही है कि उन्हें स्वरांजलि दी जाए और उनके इस देशभक्ति गाए गीत की जो गूंज है वो सब जगह सुनाई दे। क्या कुछ परिकल्पना इसके पीछे रही है और किस तरह से इसका विचार उनके दिमाग में आया है? रेलवे के जो अधिकारी इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आपने श्रद्धांजलि और स्वरांजलि देने के लिए लता जी को, भारत रत्न को, आपने ये जो गीत है वो यहाँ पर अपने अनाउंसमेंट में शामिल किया है? उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है और उसी की कड़ी में हमारे रेलवे स्टेशन पे लता जी के देशभक्ति गीत की एक रिकॉर्डिंग हमें दी गई, वो चला रहे, समय समय पर उसको चलाते रहे। ये
अनाउंसमेंट में बजाया जा रहा है, क्या दिन भर बजाया जाएगा या कितने दिन बजाया जाएगा, कैसे इसकी प्लानिंग की? 3 दिन से समय समय पर अनाउंसमेंट के माध्यम से चला रहे हैं। क्या बोलेंगे सर, इससे स्वरांजलि दी जा रही है एक तरह से लता जी को? हम पूरा रेलवे स्टाफ इस संबंध में लता जी के लिए, ये भारत रत्न थी हमारे लिए और हमारे देश की बहुत गौरवशाली जो पन्ना था, उसमें हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारा रेल परिवार इसमें उनके साथ है और हम उसके लिए बार बार ये जयपुर स्टेशन पर उनके लिए ये देखिए, अभी जो गीत की आवाज़ जो है आप यहाँ पर सुन भी सकते हैं और मैं ये आपको सुनाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो गीत है वो यहाँ पर रेलवे के इस अनाउंसमेंट में जो है और लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो रेलवे ने एक अनूठा प्रयास किया है वो यहाँ पर लोगों को भाया है। और महेश, बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो गीत बज रहे हैं उन्हें आप दर्शकों तक पहुंचाएं। वो किस तरह से यहाँ पर जिंदा रहे उसे लेकर के जो प्रयास है वो रेलवे ने यहाँ पर किया है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और लोगों से बात करने की कोशिश है। आज जिस तरह से ये लता जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका जो गाया गीत है, किस तरह से आप देखते हैं कि आज उनकी याद जो है हमारे बीच में बनी हुई है? लता मंगेशकर जी। हाँ जी, बोलिए आप लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर का जो वॉइस था वो कोयल की तरह अच्छा और उसका बहुत महेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? और जो बज रहा है वो गीत भी अच्छा है। ये जो गीत बज रहा है किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार बजाया जा रहा है, लता मंगेशकर जी की याद दिलाता है। बहुत अच्छी गायक कलाकार जी महेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? एकदम कोयल की तरह है और आज नहीं है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने का जो ये तरीका है उसमें महेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किस तरह से ये प्लान किया गया है लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और इसको लगातार किन किन स्टेशन पे बजाया जा रहा है? ये जहाँ जहाँ हमारे जयपुर मंडल पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जहाँ उद्घोषणा की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ उन स्टेशनों पर लता मंगेशकर श्रद्धांजलि देने के लिए 3 दिन तक बजाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों पर जहाँ जहाँ स्टेशन पर उद्घोषणा प्रणाली है वहाँ सब जगह पर हम ये लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए ये उनके गाने बीच बीच में बजाते रहेंगे ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिलती रहे। हमारी स्वर कोकिला हैं, देश की आवाज़ रही है इतने साल तक, तो इसलिए सभी लोगों को लिए एक प्रेरणा स्वरूप है, चाहे रेल यात्री हों चाहे रेल कर्मचारी हों, तो उन सबके लिए एक प्रेरणास्पद रही हैं वो। तो उसी प्रेरणा को उनको याद करते हुए हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। सर, किस तरह से, क्या केवल एक ही गीत जो है यहाँ पर जो देशभक्ति गीत जो बजाया जा रहा है वही है या फिर और भी गीत उनके अनाउंसमेंट में शामिल किए गए हैं? और भी गीत शामिल किए गए हैं और बारी से सभी गीत जो मेन जो देशभक्ति गीत हैं उनको चलाया जा रहा है। क्या केवल जयपुर स्टेशन पे या जयपुर के बाकी स्टेशन पे? पूरी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। नॉर्थ वेस्टर्न रेल में सभी जगह पर, सभी स्टेशन पे? जी, जहाँ अनाउंसमेंट सुविधा है वहाँ पे सभी जगह। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सतीश पूनिया के बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो सतीश पूनिया की टिप्पणी पर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा रही है। कलेक्ट्रेट सर्किल पर आज इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीधे जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। पूनिया के बयान पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, अभी क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है? प्रदेश की जनता से माफी मांगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से आपका विरोध आप करने का आपको हक है, लेकिन आप अमर्यादित भाषा बोलकर कांग्रेस का अपमान नहीं करें।
बिल्कुल बताइए सीताराम जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन किए जा रहे हैं, क्या किस तरह से आप जो सतीश पूनिया की टिप्पणी, देखिए अमर्यादित कोई भी बयान देगा उसका यही नतीजा होगा। अब आज हम सांकेतिक कर रहे हैं, राजस्थान की जनता आने वाले टाइम पे सतीश पूनिया जी को बता देगी कि अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा करके अमर्यादित बयान देने का नतीजा क्या होता है। ये इसीलिए हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं निश्चित तौर के ऊपर। अरे क्यों मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है और सब जो है पुतला दहन कार्यक्रम, यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है। जी किस तरीके से कांग्रेस के मामलों को लेकर नाराजगी? बहुत शुक्रिया आपका महेश तमाम जानकारियों के लिए, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।